मुद्रा खोज का सफर जारी है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। मेरे कई व्यूवर्स ने कई बार लास्ट कपल ऑफ डेज में मैसेज भेजा कि सर प्राक पारित फ्लेक्सी कैप फंड पे कुछ रिव्यू दीजिए, अपडेट दीजिए, क्या करना है आगे, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो उसी पे है। क्यों लास्ट कपल ऑफ डेज या लास्ट 2 मंथ से फ्लेक्सी कैप फंड जो हैं, खासकर मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें या फिर प्राक पारित फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें कि परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे, या फिर कैसे इसको हैंडल करना चाहिए, या फिर हमें क्या करना चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हमें कहीं और स्विच करना चाहिए। तो समझेंगे, पहले फाइनेंशियल समझेंगे, प्राक पारित फ्लेक्सी कैप फंड के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, क्योंकि चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, सभी चीज़ें फाइनेंशियल यानी कि आंकड़ों पर डिपेंड करती हैं। आंकड़े क्या कहते हैं वो समझेंगे, फिर उसी के बिहाव पे आगे हमारा क्या कॉल होनी चाहिए उसको एनालाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके एब्सोल्यूट रिटर्न की, क्योंकि पहले हमें समझना पड़ेगा कि पिछले एक हफ्ते में, एक महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में इस फंड ने क्या रिटर्न दिया है, पॉजिटिव दिया है या नेगेटिव दिया है। अगर नेगेटिव दिया है तो कितना दिया है। अगर 1 वीक की बात करें तो -3.81% का रिटर्न है। अगर 1 मंथ की बात करें तो -9.85% का रिटर्न है। अगर 3 मंथ की बात करें तो -10.37% का रिटर्न है। और 6 मंथ की बात करें तो -14% है। YTD की बात करें तो -13.74% की। अगर 1 साल की बात करें तो रिटर्न थोड़ा पॉजिटिव है, 10.69%। और 2 ईयर की बात करें तो 84.14, और 3 ईयर की बात करें तो 81.12, और 5 ईयर की बात करें तो 121.71%। तो ये ध्यान रखना आप, यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न की बात हो रही है, यहाँ पे SIP रिटर्न की बात नहीं हो रही, वो हम अगले स्टेप में बात करेंगे। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल एनालाइज, ताकि इस फंड को हम समझ सकें कि अभी आंकड़े यहाँ पे क्या कह रहे हैं और आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या बनता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस विद कंपैरिजन, जो इसके कंपैरिजन करते हैं एक इसके बेंचमार्क के साथ, जो जैसे कि निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है, और साथ में कैटेगरी के साथ, कैटेगरी में कौन से फंड एवरेज में उनमें उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, और रैंकिंग की बात करेंगे, और बेस्ट कैटेगरी की बात करेंगे, और वर्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे। अगर बात करें हम इस फंड की तो 10.66% का रिटर्न दिया है इस फंड ने। और निफ्टी 50 की बात करें, हालांकि इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 है, लेकिन हम यहाँ पे पहले बात निफ्टी 50 की कर रहे हैं। 7.37% रिटर्न है निफ्टी 50 का। निफ्टी 500 की बात करें तो 8.67% है। और कैटेगरी एवरेज की बात करें कि इस फंड की कैटेगरी एवरेज ने क्या रिटर्न दिया, तो 6.37% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी की रैंकिंग की बात करें इस फंड की तो 3 आउट ऑफ 26 है। बेस्ट इन कैटेगरी की बात करें तो 12.71% है। और वर्स्ट इन कैटेगरी की बात करें तो -4.6% है। यहाँ पे भी ये फंड सबसे आगे नज़र आ रहा है फाइनेंशियल्स के हिसाब से। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वार्टर रिव्यू की, बेस्ट क्वार्टर्स की और वर्स्ट क्वार्टर्स की। क्वार्टर्स का रिव्यू यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है, यहाँ पे मैंने शीट ये ऐड इसलिए की है क्योंकि हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या इस फंड के साथ पहले भी ऐसी सिचुएशन कभी बनी है, या फिर जब से ये फंड मार्केट में अवेलेबल है, या पहले भी ऐसा परफॉर्मेंस दिया है इस फंड ने। रिकवर अगर दिया है तो क्या वो रिकवर हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर कितना वो डाउन गया है और कितना उसने तब से अब तक रिकवर किया है। तो आइए थोड़ा नज़र डालते हैं बेस्ट क्वार्टर और वर्स्ट क्वार्टर्स पे। बेस्ट क्वार्टर की सबसे पहले बात करते हैं। क्वार्टर 2 में 28.78% का रिटर्न दिया है इस फंड ने। बेंचमार्क की बात करें निफ्टी 500 की 25.33%, और निफ्टी 50 की बात करें तो 24.82% का रिटर्न दिया है। ये एक पहला बेस्ट क्वार्टर है। दूसरे बेस्ट क्वार्टर में वो भी 2020 का ही क्वार्टर है, 26.78%। और पीछे चलते हैं, 2014 में क्वार्टर 2 है, 90.57% का रिटर्न दिया है, जो कि इस फंड का बेस्ट क्वार्टर रहा है।
तो अब बात करते हैं वर्स्ट क्वार्टर की। वर्स्ट क्वार्टर की बात करें 2020 का ही क्वार्टर है फर्स्ट क्वार्टर, जहाँ पे इस फंड ने माइनस में रिटर्न दिया था 21.53%। फिर बात करते हैं आगे 2020 का ही क्वार्टर है माइनस 10.92%। फिर बात करते हैं 2020 का ही क्वार्टर है 21.38%। तो ये 3 क्वार्टर ऐसे हैं जहाँ पे इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न भी दिया। यहाँ पे ये स्लाइड हमें ये बता रही है कि इस फंड ने पहले भी किसी भी रीज़न से, जैसे अभी जो रीज़न बन रहा है मार्केट क्रैश बन रहा है, या फिर जो सेबी की नई गाइडलाइंस आई हैं ओवरसीज़ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, उस कारण से एक नेगेटिव र्यूमर्स या नेगेटिव रिव्यू या एक नेगेटिव माहौल बन गया है इस फंड को लेकर, या फिर एक र्यूमर्स फैल जाते हैं मार्केट में। उस कारण भी थोड़ा सा मार्केट दोनों रीज़न है कि ये फंड अभी फ़िलहाल परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं SIP की। अगर SIP का बात करें पहले साल में माइनस 6.63%, दूसरे 2 साल की बात करें तो 16.43%, 3 साल की बात करें 36.33%, 5 ईयर की बात करें तो 58.68% का रिटर्न दिया है। SIP की बात हो रही है यहाँ पे। अब बात करते हैं होल्डिंग्स की, टॉप 10 होल्डिंग्स की। क्योंकि होल्डिंग को समझना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई फंड में चेंजेस होते हैं या फिर कोई फंड में कोई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको अपने आप को मैनेज करना पड़ता है, तो उसमें कुछ ना कुछ आप चेंजेस देखोगे, या तो उसकी होल्डिंग्स में या उसके एक्सपेंस रेशो में या फिर व्हाटएवर कोई ना कोई चेंजेस देखोगे। लेकिन होल्डिंग एक मेजर चीज़ होती है जिससे फंड की ग्रोथ पे, रिटर्न पे बहुत इम्पैक्ट आता है, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्योंकि सेबी का जैसे गाइडलाइन था कि 30% तक ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ओवरसीज़ बैंक का, तो उसके अकॉर्डिंग इस खासकर प्राग पारित फ्लेक्सी का फंड में ओवरसीज स्टॉक्स का कुछ जो होल्डिंग है वो कम हुआ है। आइए देखते हैं फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। सबसे पहले नज़र डालेंगे हम इंडियन स्टॉक पे, फिर डालेंगे हम ओवरसीज स्टॉक्स पे। टॉप 10 स्टॉक की बात करेंगे अभी हम फिलहाल यहाँ पे। ITC की होल्डिंग बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 8.88, पूरे फंड में 8.8% कॉन्ट्रीब्यूशन रखता है, जो कि लास्ट मंथ में कोई भी इसमें चेंजेस नहीं हुआ है ITC के स्टॉक में। अगर इंडियन की बात करें अभी, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड में NBFC का एक कंपनी है, उसमें 18.14% का होल्डिंग है, और जो हाईएस्ट होल्डिंग रहा है 8.65% रहा है, और 14.71 के लास्ट मंथ में चेंजेस हुआ है। अब बात करते हैं ओवरसीज स्टॉक्स की, जहाँ पे इस फंड का इन्वेस्टमेंट है USA की मार्केट में। फॉरेन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं अभी। अल्फ़ाबेट में की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट की बात करें या अमेजोन की, सबसे पहले अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। जो पहले इन्वेस्टमेंट 9.11% था वो आज घट के 7.43% का हो गया है, यानी कि माइनस 1.45% का स्टॉक रिड्यूस हुआ है, होल्डिंग रिड्यूस हुई है। बात करें माइक्रोसॉफ्ट की तो 7.20% है, जो कि पहले 7.93% था, यानी कि माइनस 0.58% हुआ है। अमेज़ॉन की बात करें तो 6.46% है, जो कि पहले 7.4% था और माइनस 0.94% हुआ है। इन स्टॉक्स में यानी कि ओवरसी होल्डिंग में जो रिड्यूस हुआ है होल्डिंग, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि 1 से 2% है। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, जो कि यहाँ फाइनेंशियल यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि होल्डिंग को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि होल्डिंग से ही पता चलता है कि फ़ंड में क्या चेंजेस आए हैं और फंड आगे क्या कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके बाद बात करें हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की, ICICI बैंक की, एक्सिस बैंक की, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, हीरो मोटोकॉर्प की। ये टॉप 10 स्टॉक्स हैं इस फंड में जिनमें कोई ज़्यादा चेंजेस हमें दिखने को नहीं मिल रही है। हाँ, हाउसिंग डेवलपमेंट में जरूर थोड़ी चेंजेस नज़र आ रही है, जो कि मई 21 में इस फंड की होल्डिंग 0 थी और अभी जो 5.98% होल्डिंग नज़र आ रही है। 58.71 लाख का वैल्यू इसमें ऐड ऑन किया गया है वो फंड के द्वारा। यहाँ पे ये चेंजिंग थोड़ी सी नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कोई ज़्यादा चेंजिंग हमें इस फंड में होल्डिंग में नज़र नहीं आ रही, जो कि रिड्यूस है ओवरसीज स्टॉक में, जो कि 1 से 2% स्टॉक रिड्यूस हुए हैं, वही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट पे।
रिस्क रेशो की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रिस्क रेशो की अगर बात करेंगे तो ओवरऑल सभी रिस्क रेशो, चाहे वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, बीटा की बात करें, शार्पे रेशो की बात करें, टेन्योर रेशो की बात करें या फिर अल्फ़ा की बात करें, हाल फिलहाल अभी सभी यहाँ पे ओके नज़र आ रहे हैं फाइनेंशियल के हिसाब से, जो कि आंकड़े दर्शा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके पीयर्स की ग्रोथ की। जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें या फिर IDFC फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, क्वांटम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें। वैसे तो ऑलमोस्ट कई ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड हैं जो लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में परफॉर्मेंस उनकी डाउन गई है। यहाँ पे फाइनेंशियल एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब ओवरऑल मार्केट और ओवरऑल एक सेक्टर, ओवरऑल एक कैटेगरी डी ग्रोथ करती है एज कम्पेयर विद द मार्केट, और कंटिन्यू कपल ऑफ मंथ से और एक नेगेटिव रूमर्स भी आ जाता है, नेगेटिव ऑरा बन जाता है किसी खास कैटेगरी को लेकर, किसी खास फंड को लेकर, तो हमें वहाँ पे फाइनेंशियल एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे कि जो ओवरऑल निचोड़ क्या निकल रहा है यहाँ पे। ओवरऑल फाइनेंशियल यानी कि आंकड़े यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आंकड़े यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अभी फाइनेंशियल सारे ठीक, फाइनेंशियल पैरामीटर्स ऑलमोस्ट फंड के ठीक नज़र आ रहे हैं। हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट और USA मार्केट, सभी मार्केट्स अभी काफ़ी करेक्ट हो चुकी हैं। इवन USA मार्केट एज़ कम्पेयर विद द इंडियन मार्केट ज़्यादा करेक्ट हुई है। जहाँ पे इस फंड की होल्डिंग, जैसे अल्फ़ाबेट की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो फाइनेंशियल एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब एक ओवरऑल कैटेगरी, ओवरऑल मार्केट बेरिश मोड में हो, यानी कि करेक्ट हो रही हो, और एक ख़ास कैटेगरी फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी जो पिछले कपल ऑफ मंथ से, कपल ऑफ डेज से परफॉर्म नहीं कर पा रही हो और हमने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, तो उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है फाइनेंशियल आंकड़ों के साथ। आंकड़े यहाँ पे क्या कहते हैं, आंकड़े हमें यहाँ पे ये समझ आ रहा है आंकड़ों को एनालाइज करने के बाद कि फ़िलहाल अभी सिचुएशन सब ठीक है। कोई अगर होल्डिंग की बात करें तो उसमें कोई मेजर होल्डिंग में चेंजेस नहीं है। अगर रिस्क रेशो की बात करें तो रिस्क रेशो सारे ऑलमोस्ट ओके हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस भी इस साल को छोड़े तो लास्ट उससे पीछे वाले परफॉर्मेंस का जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रही है फंड की। और आने वाले समय में अगर हम इसको एज्यूम करें एज इंडियन मार्केट या एज ए स्टॉक मार्केट, क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड इक्विटी से ही लिंक्ड होते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि इक्विटी परफॉर्म करेगा तो ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड भी परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे यही निकल के आ रहा है, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति है, क्योंकि जैसे मार्केट इम्प्रूव होगा, जैसे ही बुल लीड करेंगे तो सभी म्यूचुअल फंड ग्रोथ करेंगे और ये फंड भी म्यूचुअल फंड में ग्रोथ करेगा। तो लास्ट में यही कहूँगा कि यहाँ पे यही समझ आ रहा आंकड़ों को एनालाइज करने के बाद कि अभी फ़िलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति है। आंकड़े एंड फाइनेंशियल बहुत ठीक हैं अभी, और हमें वेट करना चाहिए एंड वॉच करना चाहिए। मार्केट को करेक्ट होने के बाद इम्प्रूव होगी तब ये सभी फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, खासकर पराग पारित की हम बात कर रहे हैं आज, तो ये फंड भी परफॉर्म करेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।